नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में पश्चिम बंगाल में कुछ डॉक्टरों ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया। सिलीगुड़ी में डॉक्टर शेखर बंदोपाध्याय ने अपने प्राइवेट क्लिनिक में तिरंगा लगाया है। डॉक्टर ने झंडे के साथ मैसेज में लिखा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी मां की तरह है। कृपया चैम्बर में एंट्री करने से पहले तिरंगे को सलाम करें। खासकर बांग्लादेशी मरीज अगर वह सलाम नहीं करते तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, मतलब अंदर आने नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कहा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे 2 दिन से अपने पैतृक गांव सतारा में है। कल उनकी तबीयत बिगड़ गई। मुंबई से डॉक्टर आए, अब वे ठीक है। रविवार को शिंदे सतारा के एक मंदिर गए और कुछ देर बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं अब ठीक हूँ। व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बाद मैं यहाँ आराम करने आया था। महायुति में कोई मतभेद नहीं है। सीएम पर फैसला पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री तय होगा। गृह मंत्रालय पर खींचतान को लेकर उनसे 3 बार सवाल किया गया। शिंदे ने जवाब नहीं दिया। शाम को वह मुंबई निकल गए। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक करने का दावा करने वाले सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 30 नवंबर को साउथ मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 14 नवंबर को सैयद शुजा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो दावा कर रहा था कि वह महाराष्ट्र चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम को हैक कर सकता है। उसने नेताओं को ऑफर भी दिया था कि 53 करोड़ रुपए देने पर 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देगा। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ईवीएम हैक करने के दावे बिल्कुल निराधार, झूठे और अप्रमाणित है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान सैयद शुजा ने कुछ नेताओं से चुनाव जिताने के लिए संपर्क किया था। उसने दावा किया था कि वह अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीकी का इस्तेमाल करके ईवीएम हैक कर सकता है। इसके लिए वो पैसे लेगा। शुजा का कहना है कि वह अमेरिकी रक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। ये दावा कितना सही है, कितना गलत है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इस पर भी आप अपना अवश्य कमेंट करके बताएं। उज्जैन में 16 साल की लड़की से चलती कार में गैंगरेप किया गया। घटना शुक्रवार शाम को चिमनगंज थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार 3 युवक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कार में ले गए थे। इनमें से एक ने चलती कार में दुष्कर्म किया, फिर मेडिकल कॉलेज के सामने छोड़कर भाग निकले। इसकी खबर आपको पूरे मीडिया चैनलों पर दिखाई जाएगी। क्यों दिखाई जाएगी, अब आप इसको पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये खबर किसी से जुड़ी हुई है और ये खबर आपको हर मीडिया चैनल पर आपको दिखाया जाएगा। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 11 उम्मीदवारों ने अपने जिलों की 137 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माइक्रो कंट्रोलरों की जांच की मांग की है। इसके लिए कुल मिलाकर 66.64 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया है। इन उम्मीदवारों में एनसीपी के बारामती उम्मीदवार योगेंद्र पवार, एनसीपी एसपी के हड़पसर उम्मीदवार प्रशांत जगताप और कांग्रेस के पुणे छावनी उम्मीदवार रमेश बागवे शामिल है। इन्होंने ईवीएम की जांच के लिए जिला प्रशासन को आवेदन सौंपा है। यह आवेदन चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के अंदर जमा करने थे। यह समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो गई। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग किस तरह से इनकी गिनती कर सकता है। किसी विधानसभा की 5% ईवीएम की जांच की मांग कर सकते हैं उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो उम्मीदवार चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहते हैं वो एक लिखित आवेदन देकर किसी विधानसभा में इस्तेमाल की गई 5% ईवीएम के माइक्रोचिप के वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कहा कि इन्होंने इन आवेदनों के बारे में राज्य के मुख्य चुनाव ऑफिस को जानकारी दे दी है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के आदेश पर एक मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट बनाने वाली फर्मों के इंजीनियरों की मौजूदगी में जांच की जाएगी।
चाहे अजमेर हो या उत्तर प्रदेश का संभल, सीजेआई चंद्रचूड़ देश में आग लगाने के बाद रिटायर्ड हुए हैं। आज देश की जो हालत है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। जस्टिस चंद्रचूड़ को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये कहना है संजय राउत का। देश में आग लगाकर रिटायर्ड हुए जस्टिस चंद्रचूड़। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व सीजेआई ने मंदिर मस्जिद विवादों को बढ़ावा दिया। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर 2 बयान दिए, जिसमें एक ही बात कही गई है और अजमेर संभल में हुए मंदिर मस्जिद जैसे विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार है। संजय राउत ने मुंबई में रविवार को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पूर्व सीजेआई को न सिर्फ मंदिर मस्जिद विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, बल्कि महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के लिए भी आरोपी बताया। राउत ने कहा कि सरकार बनाने के लिए अभी तक राज्यपाल से कोई नहीं मिला, इन सब के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। उधर जयराम रमेश ने भी कहा कि 20 मई 2022 को पूर्व सीजेआई ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर टिप्पणी की थी, जिसने मंदिर मस्जिद वाली याचिकाओं का रास्ता साफ किया। उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। दरअसल ये एक्ट प्राचीन धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने पर रोक लगाता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उनके लिए भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हो, यही हाल भारत के अल्पसंख्यकों का भी है। मुफ्ती ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जाति हो रही है और अगर यहाँ भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होंगे तो फिर भारत और बांग्लादेश में क्या अंतर रह जाएगा। मुझे भारत बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं दिखता है। महबूबा मुफ्ती ने संभल में हुई हिंसा की भी बात की। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी हाल खराब है, सड़कें जर्जर हालत में है, फिर भी मंदिर की तलाश में मस्जिद गिराना है। मुफ्ती ने आगे कहा कि 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे भी खोदने लग गए हैं, शायद मंदिर निकल आए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।